चलिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का मतलब क्या है कि ये, जैसे आपने देखा है कोई भी मकान बनता है तो पहले उसका एक बेसिक ढांचा बनता है जिसपे वो पूरा का पूरा मकान खड़ा रहता है। उसके बाद बात आती है कि उसमें वॉल पर किस तरह से उसको हम पुट्टी कराएं या कौन सा पेंट कराएं, या हो सकता है कुछ डेकोरेटिव आइटम जैसे कि सीनरी या कुछ भी हम उस पर आगे काम करें। लेकिन उसका बेस क्या होता है, वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर जिसको हम पिलर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी का जो एक बेस होता है या कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, वो होता है उसका स्केलेटन सिस्टम। कि उसका पूरा उठना बैठना बॉडी पोस्चर हर चीज किस पर डिपेंड है, स्केलेटन सिस्टम पर। अब ये स्केलेटन सिस्टम क्या है कि जितनी भी ह्यूमंस में बोन्स हैं उन सारे बोन्स को मिलाकर एक सिस्टम बनता है जिसको हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो इसमें देखिए बहुत सारी बोन होती हैं और एक ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि 206 जो बोन्स होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। और ये बोन क्या होती हैं, आपस में फिर किससे एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, फाइबर टिश्यू से, जिनको हम मसल्स भी कहते हैं। मसल्स, लिगामेंट, अभी हमने लास्ट टाइम इसको पढ़ा था। और फिर ये एक दूसरे से जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे कि ये लास्ट या नीचे दिख रहा है कंकाल, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा बताती है। अब चूंकि ये बोन्स अलग अलग होती हैं तो ये अलग अलग बोन्स आपस में किससे जुड़ती हैं, फाइबर टिश्यू से, जिन्हें हम मसल्स भी कहते हैं। और इन बोन्स में कुछ इनके जो एंड होते हैं वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उनका कि वो आपस में आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकें। उनके बीच में एक कार्टिलेज की डिस्क पाई जाती है। अब ये डिस्क क्या काम करेगी कि जैसे सपोज हम ये शोल्डर का जॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। हाथ को बार बार ह्यूमन ऊपर उठाएगा नीचे करेगा ऊपर उठाएगा, अगर कार्टिलेज नहीं होगी तो क्या होगा कि वो जो बोन है वो क्या हो जाएगी, घिसने लगेगी। बार बार फ्रिक्शन होगा दो बोन में तो वहां का मटेरियल जो है वो फ्रिक्शन के कारण कम होने लगेगा, उसका अलाइनमेंट खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को बचने के लिए यहाँ पर कार्टिलेज के डिस्क होते हैं और उस कार्टिलेज के डिस्क में कुछ लिक्विड मटेरियल भरा रहता है जो कि बहुत चिकना होता है, और जो जिसके कारण जो बोन होती हैं वो जहां पर भी इनके ज्वाइंट होते हैं वहां पर एक दूसरे से रगड़ नहीं खा पाती हैं। अब इस तरह से अगर हम देखें तो स्केलेटन के फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे कि एक तो ये पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क का काम करता है और जिसके कारण बॉडी का एक शेप बनता है या एक स्ट्रक्चर बनता है। और ये इंटरनल जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, जितने भी कोमल अंग हैं और मसल्स हैं सभी को ये प्रोटेक्शन देता है। फिर इसके बाद में जहां पर भी ज्वाइंट है वहां से बॉडी को मूवमेंट करना अलाउ करता है। और इस बोन के अंदर ही बोन मैरो नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है जो कि आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण भी करता है। तो इस तरह से, और कैल्शियम भी यहाँ पर स्टोर होता है। तो ये जो ह्यूमंस का स्केलेटन या बोन्स सिस्टम पाया जाता है उसके ये मेन फंक्शन है। अब हम आते हैं कि मोटे तौर पर बोन के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये जो टाइप है ये शेप के आधार पर है कि उनके शेप कैसे कैसे होते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो मोस्टली 5 तरह के शेप पाए जाते हैं ह्यूमन ब्रेन में। सबसे पहले तो पाई जाती है लॉन्ग बोन, जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये लॉन्ग बोन। तो ये जो लॉन्ग बोन होती हैं ये मोस्टली अपर लिम और लोअर लिम मतलब आर्म में और लेग में पाई जाएगी। और ये लॉन्ग बोन कौन सी होती हैं, फीमर और ह्यूमरस।
ठीक है, जब कोई बच्चे ये टर्म का यूज नेटल, जब आप योग लेंगे और उसमें सोनोग्राफी की जाती है, तो जब टारगेट सोनोग्राफी की जाती है तो इन बोन को भी इंचेस में नापा जाता है। ठीक है, अगर इनका कम है तो फिर वो डॉक्टर ये बताते हैं कि इनकी लॉन्ग बोन प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है या शॉर्ट है, तो हो सकता है कि जो बच्चा हो वो थोड़ा सा शॉर्ट हाइट का हो, बोने जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या रहता है कि ये बॉडी को पूरा स्ट्रेंथ देती है। जब भी ह्यूमन खड़ा होता है, बैठता है या कोई चीज उठाता है, तो उसमें मेन सपोर्ट किसका होता है? हाथ में ह्यूमरस का और पैर में फीमर का, और ये दोनों बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन होती है। इसके बाद दूसरी होती है शॉर्ट बोन। यहाँ आपको दिख रही है ये शॉर्ट बोन, इसके बाजू में बनी हुई, और ये इनकी जो आकृति होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो इनरेगुलर होता है, और अधिकांश इनका जो स्पंजी टिश्यू से ये बनी हुई होती हैं। और ये जो शॉर्ट बोन होती हैं, ये केवल रिस्ट में पाई जाती हैं, रिस्ट और एंकल। और ये उन दोनों को, रिस्ट और एंकल को, एक सीमित गति, लिमिटेड मोशन देती हैं, बहुत अधिक मोशन नहीं देती हैं। फिर आती है फ्लैट बोन। आपको ये दिख रहा होगा ऐसा सीप के जैसे शेप का एक बड़ा सा फ्लैट बोन। तो ये जो बोन होती हैं, ये थोड़ी सी पतली होती हैं और कुछ कर्व होती हैं, और ये मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं? रेप, स्कैपुला, इस एरिया में मोस्टली पाई जाती हैं। हम जब कंधों को पीछे की ओर ले जाते हैं तो यहाँ पर एक प्लेट ऐसे टर्न होते हुए फील होती है ना, वो स्कैपुला है। फिर इसके बाद कुछ होती हैं इनरेगुलर। तो ये जो होती हैं कि किसी भी ये आपको दिख रही है ये वाली, ये किसी भी वर्ग में नहीं आती हैं, और इनके आकार डिफरेंट होते हैं, इनरेगुलर होते हैं, इनको हम कोई शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित आकार नहीं होता है। और ये क्या होती हैं? वर्टिब्रा। वर्टिब्रेज कहाँ मिलती हैं? ह्यूमन के मेरुदंड या स्पाइनल कार्ड में या बैकबोन। बैकबोन जिनसे मिलके बनती है उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। और लास्ट होती हैं सिमॉइड बोन। यहाँ पर आपको एक छोटी बोन दिख रही है वी शेप की। तो ये तिल के आकार की अस्सियां होती हैं और बहुत छोटी होती हैं, और ये बहुत टेंडेंस में पाई जाती हैं, खासकर ये जो घुटने का जॉइंट होता है उसके आसपास ये पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये जो बोन्स के शेप के बेस पर ये जो टाइप हैं, ये 5 टाइप होते हैं। अब बोन बनती कैसे है? ठीक है, तो इसमें कोई भी बोन है तो उसमें लगभग 25% पानी पाया जाता है और 75% जो है वो सॉलिड मटेरियल पाए जाते हैं। अब ये जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरीके के होते हैं। और ऑर्गेनिक जो होते हैं उनमें लगभग 30% प्रोटीन पाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक जो होते हैं उसमें जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फर, कैरोटीन, इस टाइप की चीजें पाई जाती हैं इनऑर्गेनिक में। सोडियम, क्लोरीन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। तो ये इस तरह से ये सारी चीजों से मिलके बोन बनती है। अब इसी में बोन मैरो भी पाया जाता है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि बोन मैरो जहां पर कि आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो बोन मैरो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो रेड होता है और एक येलो होता है। यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, ये येलो बोन मैरो। अगर हम बोन के ऊपर का हार्ड सरफेस निकालते हैं, जब आपने कहीं पर कोई बहुत ऐसी सूखी हुई बोन देखी होगी तो आपने देखा होगा वो बीच से पोली होती है, जैसे बांस होता ना, जब वो सूख जाता तो बीच से पोला, ऐसे ही। क्यों? क्योंकि वहां पर ये सारे मैटर होते हैं। तो ये जो येलो बोन मैरो होता है ये इसके बॉडी वाले भाग में होता है,
और जो रेड बोन मेरो होता है ये इसके हेड वाले भाग में होता है, कि जो ऊपर की तरफ सिर वाला भाग है उसमें रेड बोन मेरो होता है। और यही जो रेड बोन मेरो होता है यहीं से आरबीसी और उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उन दोनों को ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और जो ये येलो होता है यहाँ पर, ये येलो जो बोन मेरो होता है यहाँ से फैट और रेटिकुलर टिश्यूज रहते हैं, तो ये यहाँ से फैट बनाती है। क्लियर हो गया। कुछ मात्रा में यहाँ पर डब्ल्यूबीसी भी बनती है। तो यहाँ पर ये जो बाकी चीजें हैं ये आपके यूज की नहीं है, सिर्फ हमको दो पर ध्यान देना है। एक तो रेड बोन मेरो, आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा कि अगर ब्लड कैंसर किसी को होता है तो उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो वो जो बोन मेरो होता है वो यही रेड वाला पोर्शन होता है जो यहाँ पर डॉट डॉट आपको दिख रहा है। फिर अब किसी भी बोन का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं। एक तो होती है ऑस्टोब्लास्ट और दूसरी होती है ऑस्टोक्लेस्ट। ये सिर्फ सुन लीजिए, ये नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो इसके बोन के डेवलप में सहायक होती हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं इससे बोन का निर्माण होता है, और जो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं उनसे बोन को न्यूट्रिशंस मिलता है। और इन दोनों के ही रेशो पर निर्भर करता है कि वो बोन कितनी बड़ी कितनी छोटी है, उसका शेप कैसा होगा। तो इस तरह से ये बोन का डेवलपमेंट होता है। और ये जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सब कहाँ बोन के सेंटर भाग से ही आगे की तरफ रन होती है। अब डेवलपमेंट के बाद हम देखेंगे कि इनके बोन के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला तो फंक्शन ये है कि बोन ही ऐसी चीज है जो बॉडी को मूवमेंट देती है और हर एक अंग को अपना इंडिविजुअल मूव करने की क्षमता देती है। फिर प्रोटेक्शन देती है बॉडी को, कि उसके अंदर जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन, जैसे हमारी आईज है तो आईज के चारों तरफ एक बोन का सर्किल होता है जो कि हमारी आईज को सेफ रखता है। तो ऐसे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन हैं उनको वो सेफ्टी देती है, सुरक्षा देती है। फिर इनमें बोन में कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सारे सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं। तो बॉडी को जब भी जरूरत होती है तो ये बॉडी से जो ब्लड में वापस ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों की ऑस्टोपोरोसिस नाम सुना है सभी ने। उसमें क्या होता है कि जो हड्डियां होती वो कैसी हो जाती हैं, स्पंज के जैसे खोखली, उनमें बारीक 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 छेद हो जाते हैं। तो इसके होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि अगर लगातार आपका ब्लड एसिडिक है, उसमें एसिड ब्लड का पीएच क्या होना चाहिए, 7 या बेस एल्कलाइन की तरफ का। लेकिन यदि वो लगातार एसिडिक है या ब्लड में कैल्शियम की कमी है या ब्लड में फॉस्फेट की कमी है या ब्लड में मैग्नीशियम की कमी है, तो उस कंडीशन में ब्लड क्या करता है, बोन से ये सारी चीजें ले लेता है और वो अपने पीएच को बैलेंस बनाए रखने के लिए बोन से ये बेस ले लेता है। और जब लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है तो धीरे धीरे बोन में जो स्टोरेज होता है, अगर हम मान लीजिए नया उसको नहीं मिल रहा है और पुराना निकलता जा रहा है, तो उस कंडीशन में बोन में छेद होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये ऑस्टोपोरोसिस की कंडीशन आती है तो क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और मालूम पड़ता है कि हल्के से झटके के कारण भी वो बोन एक तो फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, बोन टूट जाती है, और दूसरा टूटने के बाद जो रिजनरेशन होता है या जो जुड़ता है
वो प्रोसेस भी बहुत स्लो होती है या कई बार बहुत अधिक होने पे नहीं भी होती है। ठीक है, तो ये ऑस्टोपोरोसिस का हमको इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम आसन कराते हैं तो आसन में हम क्या करते हैं कि बॉडी को कई तरह से फोल्ड कराते हैं। तो हमको ये बहुत जरूरी है कि हम उस पेशेंट की जो फिजिकल हिस्ट्री है या जो पैथो हिस्ट्री है वो पहले ले लें और ये श्योर कर लें कि उसको ऑस्टोपोरोसिस तो नहीं है। क्योंकि ऑस्टोपोरोसिस होने से क्या होगा, बोन का फ्रैक्चर होने का बहुत चांसेस रहेंगे और हम उसमें फिर कोशिश करेंगे कि उनकी बॉडी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से जो है फोल्ड ना करें या उस पर इतना वेट झटके के साथ ना डालें या कोई जर्क वाली एक्सरसाइज न करें, जैसे सपोज जंपिंग जैक है कि उसके बोन पर बहुत प्रेशर है। ठीक है, फिर इसकी जो बोन मेरो होती है उससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ ही ये जो बोन है ये बॉडी को होम्योस्टेसिस बना के रखती है। होम्योस्टेसिस मतलब होता है सम स्थिति, जो हम योग में हर में हम यूज करते हैं। जब भी इसके पहले भी आपने मेरे साथ प्रैक्टिकल किया है तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि आप खड़े होके कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं या लेट के कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने शरीर को सम स्थिति में लाना है। तो ये जो सम स्थिति की पोजीशन है ये बनाए रखने में बोन ही सहायक होती हैं, जिसको होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। ये लास्ट वाला जो है ये अलग है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म आप लोग को सेम लग रहे होंगे, होम्योस्टेसिस और ये हीमेटोपोइसिस, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो ये इनके हाँ, फिर एक ये एनर्जी को भी होल्ड करती है, क्योंकि ये इसका जो येलो बोन मेरो होता है वो फैट बनाता है, फैट प्रोड्यूस करता है। तो हमारी एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है, फैट में। तो ये एनर्जी को भी स्टोर करती है। अब इस तरह से ये देखा जाए तो ये बोन का एक्सटर्नल और इंटरनल है। ये पोर्शन मोस्टली हेड कहलाता है, ये उसकी बॉडी कहलाती है। तो कोई भी बोन हो उसमें दो हेड होते हैं, एक पूरी बॉडी होती है। इस हेड में कार्टिलेज होता है और वहां पर एक फ्लूइड होता है जिससे यहाँ पर ज्वाइंट होकर नेक्स्ट बोन उससे जुड़ती है। और इंटरनल में भी आपने देखा कि रेड बोन मेरो होता है, वहां पर स्पंजी बोन होती है। फिर उसकी जो बॉडी होती है उसमें येलो बोन मेरो होता है। तो ये दो चीजें ही आपको देखने की बहुत जरूरत है। और जो हॉलो पोर्शन होता है उसका, उसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं, जो कि हॉलो होती है। ये इसका ही थोड़ा सा और डिटेल है, यहाँ तक वैसे जाने की आप लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ वर्ड यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स को आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। जो हम जैसे नी ज्वाइंट या एल्बो ज्वाइंट, तो उसको आर्टिकुलेशन वर्ड भी उसके लिए यूज किया जाता है। फिर हेड हमने आपको बताया कि जहां पर भी ज्वाइंट बनता है हर बोन में दो एक साइड हेड होता है जो दूसरी बोन से जुड़ता है। ठीक है, फिर एक होता है कॉन्डाइल। कॉन्डाइल का मतलब होता है कि ये वो पार्ट है जो दूसरी बोन से जुड़ेगा। जैसे देखिए इसमें दो एंड दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये पोर्शन दूसरी बोन से जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता है। तो जो हेड उससे दूसरी बोन से जुड़ के एक ज्वाइंट बनाएगा उसको कॉन्डाइल भी कहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो उसका डिटेल पूरा देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो कुल कितने बोन से मिलके बन रहा था, 206, 206। और इन 206 बोन को या ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया है।
एक तो किया है एक्साइल स्केलेटन और दूसरा किया है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्साइल मतलब एक्सेस किसी चीज का, तो एक्सेस हमेशा सेंटर में रहता है। तो देखिए ये जो एक्साइल स्केलेटन है ये सेंटर वाला पार्ट है। जितना येलो ये आपको दिख रहा है सेंटर वाला पार्ट, ये क्या है एक्साइल स्केलेटन। और इसके सराउंडिंग जो भी है, ये ब्लू आपको जो दिख रहा है, ये सब क्या है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्साइल स्केलेटन क्या होगा, पूरे बॉडी का बेस होगा। और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होगा, उस बेस का हेल्पर। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा हम एक्साइल स्केलेटन के बारे में पहले देखते हैं। अब ये पूरी बॉडी का देखिए एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बना रहा है। अगर आप देखें तो येलो पोर्शन एक पूरा ऐसा लंबवत एक्सिस बना रहा है। और इसमें क्या क्या आ रहा है, स्कल, कंप्लीट चेस्ट जिसमें रिब्स वगैरह हैं, वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ तक का इसमें ये तीनों चीजें जो हैं प्रेजेंट हैं। और ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं, एक्साइल स्केलेटन। और इस स्केलेटन में कुल कितने बोन होते हैं, 80। मतलब एक्साइल स्केलेटन कितने बोन से मिलके बनता है, 80 बोन से, 80 हड्डियों से। अब अगर 206 होती हैं तो उनमें से हम 80 माइनस कर दें तो बची हुई 126 बोन से मिलके क्या बनेगा, एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आ जाएगा, अपर लिम जिनको हम आर्म्स कहते हैं, लोअर लिम्स, ठीक है। और इसके साथ दो, पूरे ह्यूमन बॉडी में सिर्फ दो गडिल पाई जाती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी गडिल हैं, एक तो ये पेल्विक गडिल, ये पोर्शन दिख रहा है आपको ब्लू। और दूसरी ऊपर देखिए ये पेक्टोरल गडिल, ये शोल्डर गडिल या पेक्टोरल गडिल, दोनों टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ दो गडिल पाई जाती हैं, एक तो शोल्डर के पास पेक्टोरल और दूसरा आपके नाभि के पास, नाभि से नीचे ये पेल्विक। क्लियर हुआ? अब इसमें एक चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये जो आपको पेल्विक की स्पेलिंग लिखी दिख रही है यहाँ पर, सभी देख पा रहे हैं, PELVIC, है ना। अब इसी में एक और टर्म यूज होती है जो हम भी आगे करेंगे, पेल्विस, PELVIS। सी की जगह क्या आ गया है, एस। तो जब ये जो आपको एक ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये इसका शेप एक पैंटी जैसा होता है, जैसे एक लेडीज बिकनी पैंटी होती ना, उस तरह का होता है। तो ये जो ब्लू शेप आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है पेल्विक गडिल, ठीक है। अब इसी में यदि हम ये जो इतनी आपको स्पाइन दिख रही है यहाँ पर ग्रे कलर की, जो पेल्विक के साथ है, इसको भी यदि हम ऐड कर लेते हैं तो ये रीजन क्या कहला जाता है, पेल्विस रीजन। मतलब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एस, PELVIS। और अगर सिर्फ गडिल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, PELVIC। क्योंकि इन दोनों में सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये स्पेशल क्लियर किया। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि 80 बोन्स जो होती हैं वो एक्साइल स्केलेटन में होता है। और एक्साइल स्केलेटन सेंटर वाला लंबवत एक भाग है। और बची हुई 126 बोन जो है वो परपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्साइल स्केलेटन, ठीक है। ये सब चीजें आपको ना नेट पे बहुत इजीली मिल जाएंगी, आप सिर्फ एक वर्ड डालोगे ना तो मिल जाएंगी, ठीक है। तो यदि आपका कुछ छूट भी जाता तो आप टेंशन मत लीजिए, और फिर कुछ समय बाद ये रिकॉर्डिंग पर भी आ जाएगा और आपके पास भी आ जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो एक्साइल स्केलेटन है, इसमें हमने कितनी बताई थी, 80 बोन्स, है ना, 80 हड्डियों से मिलके ये बनता है। अब इसमें क्या क्या शामिल था, तीन पार्ट शामिल थे, सिर था, चेस्ट था और वर्टिब्रल कॉलम था, ठीक है। अब इसका जो
ह्यूमन स्कल होता है, ये पूरा सिर दिख रहा है आपको, ये कितना 22 यहाँ पर बोन रहती है। फिर फेस की भी बोन होंगी, तो फेस में 14 होती हैं। फिर कान के पास जो होती हैं वो 6 बोन होती हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में जो एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 26 होती हैं, क्योंकि कुछ जो बोन होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। 7 बोन्स ऐसी होती है जो आपस में फ्यूज होके एक बोन बना लेती हैं। तो यदि चाइल्ड बच्चों के लेवल पे देखें तो वो 33 होती हैं, और अगर एडल्ट में देखें तो 26 हो जाती हैं। और फिर इसका मैं बाइफर्केशन आपको पिक डाल दूंगी, ठीक है ना, आप लोग ये मत लिखिए, मैं पिक डाल दूंगी इसका। और अगर थोरेसिक चेस्ट अभी रह गया ना, है ना, तो चेस्ट वाले रीजन में देखें तो 25 होती है। ये जो चेस्ट वाला इसका रीजन है ना, ये जो आपका सब पिंजरा जैसा दिख रहा है ना, केज स्टाइल का, येलो येलो, ये होते हैं 24। मतलब 12 लेफ्ट साइड, 12 राइट साइड, और एक ये बीच में बड़ा सा ऐसा येलो दिख रहा है ना, जैसे कोई तलवार होती है उस टाइप की, ये होती है स्टर्नम, जिनसे ये रिब्स जो हैं जुड़ जाते हैं जाके। और इसके रिब्स के अंदर क्यों है ये रिब्स पूरा, इसके अंदर हार्ट और लंग्स जो हैं वो सेफली अंदर रहते हैं, ये उन दोनों को ही प्रोटेक्शन देता है। देखिए इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाइए, लेकिन ये जो स्कल बोन होती हैं ये इस तरह से, आप लोगों ने ब्रेन जब पढ़ा था तो उसमें 4 लोब होते हैं, तो ये चारों लोब्स की ब्रेन ऊपर एक एक बोन होती है जो उन लोब्स को सिक्योर रखती है या सुरक्षित रखती है। फेस में सामने की तरह बहुत सारे मसल्स होते हैं, और ये जो मसल्स होते हैं, ये जो 14 तरह की यहाँ पर बोन होती हैं, और वो सारी बोन्स जो हैं एक मसल से जुड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें तो जो स्कल है, तो स्कल की 14 एक साइड होती हैं बोन, और 14 एक साइड मतलब 22 होती हैं। और इनकी जो बोन होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती हैं, इनरेगुलर होती हैं, और इस तरह से होती हैं कि ब्रेन को पूरी तरह से वो कवर कर लें, कि कभी भी अगर ब्रेन कहीं से भी टकराए तो अंदर जो ब्रेन है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, और ऊपर एक शील्ड जैसे ये बोन उस ब्रेन को चारों तरफ से घेर के रख लेती है। फिर जो फेस की होती हैं वो भी उनकी इनरेगुलर टाइप की होती हैं, और इनमें से कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो अपने शेप की एक एक सिंगल होती है। लेकिन इनका मेन काम क्या होता है कि ये जितने फेस के सेंसिटिव ऑर्गन हैं, जैसे आंख, नाक, इन सबको ये सेफ्टी देती हैं। और यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जितनी भी स्कल और फेस की बोन है ये सारी इमूवेबल होती है, एक्सेप्ट लोअर जॉ। ये जो आपको दिख रहा है मैंडिबल, ये जो एक मैंडिबल होती है सिर्फ ये मूवेबल होती है, रेस्ट ऊपर की सारी इमूवेबल होती है। और इसमें वो ज्वाइंट नहीं बना है, ये जो यहाँ पर हम एकदम कॉर्नर पे जाएंगे ना, तो मैंडिबल टेम्पोरल ज्वाइंट मिलता है जिसको टीएम ज्वाइंट बोलते हैं, जो बिल्कुल नी के जैसा रहता है। उसको आप कैसे फील कर सकते हैं, जैसे आप अगर यहाँ पर हाथ रखेंगे ना और इसको खोलेंगे तो वो ज्वाइंट यहाँ पर फील होगा आपको। तो ये प्रॉब्लम, ये ज्वाइंट के बारे में देखना क्यों आवश्यक है, आपने देखा होगा कई लोगों की एज जैसे जैसे बढ़ती है ना तो उनका ये मुंह का खुलना कम होता जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि उनका ये ज्वाइंट लॉक हो रहा है, एक रीजन ये होता है। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो इंटरनल मसल्स हैं, ये हमारे चीक्स हैं, चीक्स में अंदर भी एक लेयर है मसल्स की, ठीक है, तो उसमें व्हाइट फाइबर्स आ जाते हैं जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं।
तो वो मुंह को खुलना नहीं देते हैं। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है, जैसे हम नी की, शोल्डर की, सभी की करते हैं ना एक एज के बाद डेली एक्सरसाइज, लेकिन आप ध्यान करिए इसकी आप करते हैं क्या? जबकि ये उतना ही सोफिस्टिकेटेड है जितना कि आपका नी, है ना। और इसकी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा होता है? आ ई उ बोल के देखें। आ बोलेंगे तो पूरा मुंह खुलेगा, ई पूरा ये शिफ्ट होगा, ऊ बोलेंगे तो उसके अपोजिट हो रहा है। तो ये आ ई उ सबसे अच्छी एक्सरसाइज है किसके लिए? ये टेम्पोरल के लिए। तो जब भी हम माइक्रो एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें इस जॉइंट की भी एक्सरसाइज जरूर शामिल करें, क्योंकि मुझे तो अगर मैं 10 लोगों को देखती हूँ कि जो एक्सरसाइज करा रहे हैं तो 10 में से 9 शायद ऐसे मिलते हैं कि जो इस जॉइंट को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जॉइंट मैंने आप लोगों को खास तौर पर पढ़ाया। अब इसके बाद आते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम पर। हमने स्कल फेस कवर कर लिया, अब वर्टिब्रल कॉलम पर। तो वर्टिब्रल कॉलम कैसा है? पूरा एक बेस, एक फाउंडेशन है हमारी पूरी पीठ का, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसके लिए वर्टिब्रल कॉलम एनाटॉमिकल वर्ड यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये हल्के से एस शेप का होता है। इसको अगर हम साइड से देखें ना तो ये हल्का सा एस शेप का होता है। और इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये वर्टिब्रल कॉलम बन कैसे रहा है? देखिए, ऊपर से जो वर्टिब्री से बनता है छोटी छोटी, वो वर्टिब्री का बेस स्ट्रक्चर ये इस तरह की ये वर्टिब्रीज होती हैं, हड्डियां होती हैं। ये बिल्कुल कैसे होती हैं? जैसे रिंग फिंगर होती है ना, उस तरह की ये होती हैं हड्डियां। बीच में एक ऐसा हॉलो स्कोप होता है, ये दिख रहा है, ये पूरा हॉलो कैविटी है। ये किसके लिए? यहाँ से सारे नर्व और ब्लड कैपिलरीज निकलते हैं, जो कि यहाँ से मेन उसकी नॉड निकलती है और वो फिर ब्रांचेस में कन्वर्ट होके हाथ और पैर की तरफ जाते हैं। ये क्लियर हुआ? तो ये जो वर्टिब्रास हैं, ये ऐसे 33 वर्टिब्रास इसमें होते हैं, 33। उनमें से एडल्ट में आते आते तक कुछ आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है वो क्या होता है? सर्वाइकल। जो हमारे बिल्कुल, आप अगर सिर के पीछे देखेंगे तो जहां पर आपके स्कल का ऐसा हार्ड पोर्शन खत्म होता है और एक ऐसे लंबा शुरू होता है ना, वो पोर्शन है। तो वहां से क्या होगा? ये 7 सर्वाइकल्स होंगे जो कहाँ तक आएंगे? लगभग आपके जो क्लेविकल बोन है, ठीक है, ये जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, है ना, उसके सेंटर तक ये 7 सर्वाइकल आते हैं। और फर्स्ट सर्वाइकल के ऊपर ब्रेन का कौन सा पार्ट जुड़ा रहेगा? मेडुला ऑब्लागेटा। मेडुला ऑब्लागेटा एक रूट ऑर्गन है ब्रेन का, जो कि जुड़ जाता है किससे? सर्वाइकल के फर्स्ट सर्वाइकल से। क्लियर हुआ? अब ये जो 7 सर्वाइकल है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये जो इस स्केलेटन में ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है गर्दन के पास, ये 7 सर्वाइकल है। इसके बाद आएंगे 12 थोरेसिक। अब जहां भी सर्वाइकल को इंडिकेट करेंगे डॉक्टर, ठीक है, या कोई भी, तो वो कैसे? C1, C2, C3। यदि वर्टिब्रल कॉलम को यूज कर रहे हैं और वो C लिख रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने लिखा C6, मतलब क्या है? 6 सर्वाइकल, है ना। और ज्यादातर आप देखिएगा 4, 5, 6 में जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो उनको 4, 5, 6 इनमें ज्यादातर होती है। ठीक है, और जहां सर्वाइकल खत्म होगा उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? थोरेसिक। तो ये देखिए, ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें, ये थोरेसिक है। मतलब व्हाइट को ये कहाँ से शुरू होगा? जैसे ही हमारी ये जो शोल्डर बोन है, जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, उसके जस्ट नीचे से, यानी हमारे जो रिब्स हैं या जो पेक्टोरल गडिल है, वहां से थोरेसिक शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इनको T से लिखा जाता है, T1 से T12 तक।
ठीक है, तो इनको भी हम कैसे ही समझेंगे, जैसे मान लीजिए T9 लिखा है, तो मतलब वर्टिब्रा की कौन सी नंबर की है वो, 7 तो सर्वाइकल हो गए, तो 7 के बाद अगर T9 लिखा है तो 7 के बाद 9th नंबर की जो वर्टिब्रा है वो T9 हो गई। क्लियर हुआ? यस। अब इसके बाद जब ये खत्म होता है थोरेसिक, तो वहां से शुरू होते हैं लंबर। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये 5 जो ऐसे येलोइश दिख रहे हैं, ये लंबर है। तो आप लोग ने जब स्केलेटन देखा होगा, सबने कहीं ना कहीं पिक्चर में या कहीं तो भी स्केलेटन देखा होगा, तो आप देखिए जो नाभि के पीछे दिखाते हैं वहां सिर्फ ऐसी 5 हड्डियां दिखाते हैं। अब उसके आसपास कोई भी और हड्डी नहीं रहती है। रहती है क्या कोई और हड्डी? जैसे ऊपर थोरेसिक के पास ये पूरी रिब्स रहती हैं, नीचे अगर आप देखें तो ये जो पेल्विक रहती है, लेकिन ये जो 5 हड्डी हैं वो बिल्कुल 5 हड्डी ऐसे स्केलेटन में अलग दिखती हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि ये जो 5 हड्डी हैं, मतलब ह्यूमन जो एब्डोमेन है या टमी है उसका पूरा वेट किस पे है, वो 5 हड्डियों पे। और उसके अंदर के जितने विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन कौन से होंगे, जो ह्यूमन ट्रंक के अंदर है, एब्डोमेन के अंदर है, जैसे इंटेस्टाइन, लंग्स, पेनक्रियास, है ना, ये सारे इंटरनल ऑर्गन को विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो जितने विसरल ऑर्गन है उनका भी वेट किस पे है, ये 5 लंबर्स पे। अब देखिए यदि मान लीजिए टमी बढ़ गई, ठीक है, वेट किस पे बढ़ेगा, ये जो 5 बोन है। अब देखिए यहाँ पर टमी होगी, ये उसका बैक पोर्शन है, यहाँ से टमी अगर ऐसे बढ़ती जा रही है तो क्या होगा कि बॉडी को चूंकि बैलेंस भी रखना है, कि अगर खड़े हो तो व्यक्ति का बैलेंस बना रहे, तो उसको अपना ग्रेविटेशन सेंटर भी मेंटेन रखना। तो आप देखिएगा कि ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो एक ऐसा नॉच दिख रहा ना, ये आप देखिएगा जिनकी यहाँ से टमी बहुत ज्यादा होती ना, ये और अंदर खिंच जाता है। और कई लोगों का तो जिनकी अधिक टमी होती है वो पीछे उनका इतना नॉच हो जाता है कि ऐसे आप उंगली भी देखें तो एक उंगली तक आराम से चली जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि ये जो एस शेप बन रहा है, अब चूंकि यहाँ टमी का वेट और ग्रेविटेशनल सेंटर उसे मैनेज करना है, तो इसको वो और इधर से ऐसे ले आता है। और वही कारण है कि आप देखिए जो स्लिप डिस्क की बीमारी होती है वो सबसे ज्यादा L4, L5 या S1, ये तीनों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये जो लंबर है तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या लिखेंगे, L से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, सैक्रम। अभी जो सैक्रम होता है ये 5 वर्टिब्रा आपस में जुड़ जाती हैं तो वो सैक्रम होता है, और उसके नीचे 4 वर्टिब्रास आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको कॉक्सी कहते हैं। ये कॉक्सी को हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं, इन जनरल वर्ड जो यूज करते हैं वो टेल बोन करते हैं। तो ये सभी को क्लियर हुआ वर्टिब्रल कॉलम, है ना। तो ये जब बच्चे होते हैं, छोटी उम्र होती, तो ये जो सैक्रम और कॉक्सी है ये सेपरेट रहते हैं। तो ये जब सेपरेट रहते हैं तो ये सेपरेट रहकर 33 वर्टिब्रा को बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इनकी जो बोन होती है वो आपस में फ्यूज होती जाती है और जुड़ती जाती है, तो इसीलिए वहां पर 26 जो है वर्टिब्रास रह जाती है। ये जो सर्वाइकल होता है, ये सर्वाइकल लगभग जैसे हम बोलते हैं ना कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी गर्दन को हाथ सपोर्ट दो, हर बार टोकते हैं ना गर्दन, क्यों? क्योंकि ये सर्वाइकल लगभग 3 महीने तक बनता है, उसके पहले ये बहुत ही वीक होता है। ठीक है, और इसीलिए जो बच्चा है वो अपने सर के वजन को उठा नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जब वो सिर उठाना शुरू करता है तो फिर धीरे धीरे जो 12 से 18 की आयु तक जब तक वो चलना शुरू करता है तो ग्रेजुअली सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर उसके डेवलप पूरी तरह हो जाते हैं।
और जब तक ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे तब तक वो बच्चा चलने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी बॉडी का बैलेंस ही नहीं बना पाएगा। और ये यही जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये इसका मेन होता है जहां से कि सारी नर्व, मेन नर्व तो इसके अंदर से जा रही है, कैपिलरीज और नर्व, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो जैसे थोरेसिक से जो ब्रांचेस निकलेंगी नर्व और कैपिलरीज की, वो कहाँ जाएंगी? हाथ में। नीचे वाले लंबर सैक्रल पोजीशन से जो निकलेंगी तो वो कहाँ जाएंगी? पैर में। अब ये जो होता है ना, ये जो लंबर और सैक्रल, जहां पर ये पॉइंट दिख रहा ना, अब यहीं से साइटिका नर्व निकलती है। साइटिका नर्व का आपने अक्सर सुना होगा, प्रॉब्लम हो रही है किसी को। तो साइटिका नर्व क्या होता है कि अपने बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और मोटी नर्व है। तो ये यहां से निकलती है और ये पैर की एड़ी तक जाती है पूरा। तो ये आपको समझ में आ गया साइटिका नर्व का, थोड़ा सा और ये समझ लें। देखिए, जैसे ये यहाँ पर ये पेल्विक गडिल हो गया, ठीक है। अब जब साइटिका नर्व कहाँ से, यहाँ कहीं से निकल रही है, तो ये जब यहाँ से निकल के पैर में जाती है ना, तो ये पेल्विक गडिल के बिल्कुल नीचे से जाती है। और जब भी बॉडी मिसअलाइंड होती है तो आप देखिएगा कि ये जो पेल्विक गडिल के ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 180 में होने चाहिए, ये गड़बड़ हो जाते हैं। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। तो ये जैसे ही तिरछा हुआ तो ये क्या करेगा, जहां का भी ये डाउन हुआ उस जगह की साइटिका नर्व को इरिटेट करने लगेगा, टच करने लगेगा, और जिससे वो नर्व का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो साइटिका नर्व का मेन प्रॉब्लम जो होता है वो पेल्विक के मिस अलाइनमेंट के कारण ही होता है। अब इसके आप बाद आते हैं हम इसका तीसरा पार्ट, चेस्ट पर। तो चेस्ट पर जैसे कि आपको बताया कि एक तो ऐसा कोन शेप का एक पूरा पिंजरा होता है, जिसमें ये पूरी 12 रिब्स इस साइड होती हैं, राइट साइड 12 रिब्स होती हैं लेफ्ट साइड, तो पूरी 24 रिब्स होती हैं। बीच की ये जो बोन दिख रही है आपको यहाँ पर क्लियर दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं स्टर्नम बोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज ही समझने की जरूरत है। और ये जो बोन होती है ना, ये बिल्कुल एक जैसा कटार होती है ना, उस शेप की होती है और चपटी होती है ये बोन। और स्टर्नम बोन ही होती, जैसे जब हम वो करते हैं ना, किसी को भी आर्टिफिशियल हम ब्रीदिंग देते हैं, तो उस समय ये स्टर्नम बोन ही होती है कि जहां से वो रिब्स का टूटने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। अब हम दूसरे इस पे आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जैसे कि आपको मालूम है, इसका भी ये बोन की नंबर नोट मत करिएगा, मैं आपको पिक भेज दूंगी। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, दोनों गडिल आएंगी, पेक्टोरल गडिल, पेल्विक गडिल, और उसके बाद में अपर लिम, दोनों आर्म्स, दोनों लेग्स। ये चीज क्लियर है। बोन कितनी रहेंगी? 126। इस तरह से इसका डिवाइडेशन होता है कि इसमें पेक्टोरल गडिल में कौन कौन सी आती हैं, क्लेविकल और स्कैपुलम, ये दो बोन पेक्टोरल गडिल में आती हैं। फिर अपर लिम मतलब हाथ में कौन कौन सी आएंगी, ह्यूमरस। ह्यूमरस अभी आपको बताया था सबसे लॉन्ग बोन होती है ना। हाथ और पैर की बोन्स को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये योग में बहुत यूज होती है। जब भी कोई आसन कराते हैं तो कोई भी आसन ऐसा नहीं कि जिसमें आप हाथ और पैर को यूज बिना किए कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब यदि हम यहाँ कंधे से यहाँ नीचे उतरे तो ये हो गई ह्यूमरस। इसके बाद दो बोन मिलके एक बोन बनाती हैं, इनको बोलते हैं रेडियो अल्ना। इसके बाद में जो कलाई होती है वो होती है कार्पसल्स। हथेली जो होती है वो मेटाकार्पसल्स, और जो उंगलियां होती हैं उसको फेलेंजर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद पेल्विक गडिल होती है। पेल्विक गडिल में क्या क्या आ जाएगा, हिप, पेल्विक और कॉक्सियल बोन। अब इसके बाद नीचे हम जब
पैरों में आते हैं तो इसकी सबसे लॉन्ग बोन कौन सी हो जाएगी? फीमर। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ शोल्डर से जुड़ के है ह्यूमरस, यहाँ पेल्विक से जुड़ के है फीमर। ठीक है ना, दोनों एक तरह से अगर देखा जाए तो सेम पोजीशन पर है। फिर इसके नीचे जैसे यहाँ पर है कि ये दो बोन एक मिलती हैं रेडियो अल्ना, और एक बोन बन के इससे ह्यूमरस से जुड़ जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर टिबियो फिबुला, टिबिया फिबुला, ये भी दो बोन होती हैं और ये इससे फीमर से मुड़ जाती है। इनमें कंफ्यूजन होना तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है LFT, बहुत यूज करते हैं ना LFT, टीबी, LFT। तो L फॉर लेग, F फॉर फीमर और T फॉर टिबियो फिबुला। तो आप LFT वर्ड यूज रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन आता है ह्यूमरस हाथ में है कि पैर में है, रेडियो ना हाथ में है कि पैर में है ना। फिर यहाँ पे भी इसके नीचे जैसे यहाँ पर कार्पसल्स आ रहे थे कलाई में, यहाँ एंकल में क्या आ जाएंगे? टॉर्सल्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे मेटाकार्पसल आ रहे थे हथेली में, यहाँ पर क्या आ जाएंगे? मेटाटॉर्सल्स आ जाएंगे। और उंगलियों में जैसे फेलेंजर्स आ रहे थे वैसे ही पैर की उंगलियों में फेलेंजर। क्लियर हो गया ये सभी को? तो इस तरह से ये कितनी हुई? 126 बोन हुई, जिससे मिलकर एपेंडिकुलर स्केलेटन बनता है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्कैपुला। तो स्कैपुला ये जो आपको ये सब एक बड़ी चपटी हड्डी दिखती है जो आपको फील भी होती है अपनी पीठ में, ये स्कैपुला है। और इससे ही जब क्लेविकल बोन मिलती है तो उसको हम पेक्टोरल गडिल बोलते हैं। ये जो स्कैपुला है ये किससे जुड़ जाती है? फीमर से। और यहाँ पर कार्टिलेज रहता है, जिससे कि ये दोनों बोन आपस में एक दूसरे से टकराए ना। इसका मैं पेक्टोरल गडिल में और डिटेल आपको बता दूंगी। ठीक है, ये देखिए, ये एक त्रिकोण आकार की चपटी हड्डी रहती है और इससे दो हड्डी निकल के ऐसे सामने जाती है, जिनको हम फील करते हैं। यदि हम अपने नेक पर यहाँ पर हाथ रखें तो आपको फील होता होगा, है ना, बोन फील होती, वो होती है क्लेविकल। तो ये जो स्कैपुला और क्लेविकल है, ये दोनों मिलकर पेक्टोरल गडिल बनाती हैं और अपर बॉडी को सिक्योर करती हैं। अब इनका जो क्लेविकल है, देखिए, जब भी आप अपनी नेक को फ्रंट साइड बेंड करते हैं तो आपकी चिन कहाँ टच करती है? करके देखें, नेक को फ्रंट बेंड दें और आपकी जो चिन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये कहाँ पर टच कर रहा है? यहाँ कहीं? मैम जी थोड़ा सा गैप आता है, ये क्लेविकल में जो गैप आता है जहाँ ज्वाइंट होता है। हाँ, एक्चुअली ये कहाँ करना चाहिए? ये दो हमारे क्लेविकल एंड हुए, यहाँ पर जो नॉच होता है वहां होना चाहिए। ठीक है, तो वो कब होगा कि अभी हमने जैसे बैंड किया तो क्या किया? पूरे सिर को ढीला छोड़ा और ऐसा बैंड कर दिया। लेकिन वही हम पूरे सर्वाइकल को यदि ऊपर की ओर खींचेंगे और सिर्फ ये चिन बोन, ये फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे तो ये जो हमारी होती है ना चिन, ये भी, ये पूरे मसल्स भी हमारे जो हैं वो उसमें एंगेज होंगे। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम और डिटेल में देखेंगे, है ना, क्योंकि उस समय आपको नाम मालूम होना चाहिए। तो देखिए, कुछ इस तरह से होती है। ये बोन है स्कैपुला। ये मैंने बार बार रिपीट इसलिए किया है कि बार बार रिपीट करने में शायद आपके वो माइंड कैप्चर कर ले। और ये जो दो रेड बोन दिख रही हैं, ये है कॉलर बोन या क्लेविकल। अब ये जो आपको पिक्चर दिखाई थी, ये टोटल आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन का आर्म वाला पोर्शन है। ठीक है, कि यहाँ से शोल्डर, ये हो गया आपका पेक्टोरल गडिल या स्कैपुला, यहाँ से जो बोन निकली वो क्लेविकल, फिर उसके जस्ट नीचे ह्यूमरस, फिर ये दो बोन मिलके एक बनाती है, इसको रेडियस अल्ना बोलते हैं, और उसके नीचे फिंगर्स। तो फिंगर्स में सबसे नीचे
ये जो छोटी 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 बोन कलाई की दिख रही हैं, ये कार्पसल्स। फिर ये जो थोड़ी सी बड़ी बोन दिख रही है जो हथेली बनाती है, वो मेटाकार्पसल्स। और ये जो उंगलियां दिख रही हैं, ये फेलेंजेस। ठीक है, अब इनका डिटेल में है। पेक्टोरल गडिल हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस कौन सी बोन है? शोल्डर से जस्ट नीचे जो हमारे बोन आती है, ये ह्यूमरस है। और ह्यूमरस कैसे है? सबसे लंबी बोन है, और ये कंधे और कोहनी के बीच में रहती है। एक तरफ ये किससे जुड़ेगी? इसका हेड शोल्डर से, और दूसरी तरफ इसका ज्वाइंट किससे होगा? रेडियस अल्ना से। ये देखिए, ये रेडियस अल्ना इस तरह की होती है। ये दो बोन में डिवाइड होती है। एक जो आपकी रेडियस कहलाती है, और दूसरी जो है अल्ना कहलाती है। तो जो छोटी उंगली की तरफ रहती है बोन, वो अल्ना होती है, और जो अंगूठे की तरफ होती है वो रेडियस होती है। अब ये जो कार्पल होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है ये रिस्ट को बनाते हैं, और ये 4 के 2 लेयर में रहते हैं। और इसके ऊपर जो होते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये मेटाकार्पल्स होते हैं। ये पूरी हथेली को बनाते हैं। ठीक है, और फेलेंजीज अंगुलियों को बनाते हैं। अब ये अंगुलियों में 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। हमने यहाँ पे 3 पोर होते हैं ना, तो उनको कैसे, जो सबसे निचला होता हथेली के पास, उसको प्रॉक्सिमल फेलेंजीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पार्ट हार्ट के पास आएगा। आपने पढ़ा था ये, है ना, प्रॉक्सिमल डिस्टल में। बीच वाला मिडिल हो जाएगा, और जो बिल्कुल हमारा टिप होता है फिंगर के, वो क्या हो जाएगा? डिस्टल फेलेंजीज। ठीक है, तो ये याद करने की आपको ऑटोमेटिक जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको मालूम है, तो आप वो चीज करेंगे। अब ये पेल्विस का जो मैंने आपको अंतर बताया था, कि अगर हम सिर्फ इस पोर्शन को रहते हैं तो ये पेल्विक गडिल है, लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये या इसमें ये जो ब्लू दिख रहा है, ये क्या है? स्पाइन का प्रॉब्लम पोर्शन है। तो अगर हम इसको भी ऐड कर लेते हैं तो ये पेल्विस हो गया। अब पेल्विस जो है वो इस तरह से दिखता है। ये जो पिंक है, ये तो स्पाइन का एंड वाला पोर्शन है, जिसको हमने सैक्रम या कॉक्सी कहा था। और ये जो ब्लू है, ग्रीन है, ये पूरा हिस्सा जो है ये पेल्विक गडिल है। अब इसके बाद हम आते हैं हिप जॉइंट पर। यहाँ पर ये पेल्विक जो होती है उसके एंड से, अब लेग की सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है? फीमर। तो फीमर का हेड कहाँ से जुड़ेगा? पेल्विक से। तो ये जो पेल्विक है, इसके एंड से यहाँ पर ये देखिए, ये फीमर का हेड जुड़ गया है, और इससे ये लॉन्ग बोन, लेग की जो सबसे लॉन्ग बोन है फीमर, वो पेल्विक गडिल से जुड़ के नीचे की तरफ आके पैर का निर्माण कर रही है। और इसका दूसरा हिस्सा किससे जुड़ेगा? टीबियो फिबिला। अब ये जो टीबियो फिबिला है और फीमर जहां आपस में जुड़ते हैं, तो ये इधर पर कौन सा ज्वाइंट बनाते हैं? नी ज्वाइंट, जिसको हम घुटना भी कहते हैं। तो ये इसमें भी आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जितना ब्लू पोर्शन है, ये मिलके ऐसे बना रहे हैं। और जो नी ज्वाइंट है, ये पटेला कहलाता है। हाँ, वो भी आएगा, अभी पेशेंस रखिए थोड़ा सा। तो ये इस तरह से जो लोअर लिम है उसमें फीमर, पटेला, टीबियो फिबिला, फिर वहां के इसमें ये होंगे, ये फीमर बोन है। आपको क्लियर यहाँ से एकदम दिख रही होगी कि 2 फीमर बोन होती है, जो कि लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। फिर फीमर जहाँ टीबियो फिबिला से जुड़ती है, तो वो क्या? नी या पटेला। तो नी में
एक सामने की तरफ ऐसी तिकोनी बोन होती है, ये दिख रही, इसको पटेला कहते हैं। जो आप कभी नी पर ऐसे हाथ रखें तो एक कटोरी के जैसे हिलती है, इसको बहुत लोग नी कैप भी कहते हैं एक जनरल भाषा में। इसका काम क्या होता है कि एक तो ये घुटने को स्ट्रांग बनाती है, और ये जब मूवमेंट होता है तो उसमें दोनों बोन को सपोर्ट देती है। फिर इसके इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कुशन होता है कार्टिलेज का, और उसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसको साइनोवियल लिक्विड कहते हैं, जो कि ये जब मूवमेंट्स होते हैं दोनों के तो उसको एक स्मूथ चिकनाहट देता है, जिसके कारण जो फीमर है और जो टिबियो फिबुला है वो आपस में रगड़ नहीं खाते हैं, या उसके आगे जो ये पटेला बोन है तो ये सब आपस में इनमें फ्रिक्शन नहीं होता है और ये सेफ रहते हैं। और फिर इसकी लास्ट है टिबिया फिबुला। तो ये भी दो बोन होती है, इसमें देखिए सामने की तरफ टिबिया होती है और पीछे की तरफ फिबुला होती है, और ये दोनों बोन एक तरफ ऊपर तो फीमर से जुड़ेंगी, नीचे की तरफ ये एंकल से जुड़ेगी। ये एंकल है। अगर लेग को हम ऐसे लंबाई में ट्रांसफर लें तो उसमें इस तरह से दिखता है, ये जो दो बोन आ रही है टिबियो फिबुला आ रही है, ये एंकल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा मेटाटार्सल्स है, और यहाँ पर ये फैलेंजियस है। तो ये जो यहाँ पे जो मसल्स होती है ना, वो इस तरह से इन बोन को एक स्ट्रेचिंग बना के रखती है कि यहाँ पर एक कर्व क्रिएट होता है। पैर में आप नीचे देखते होंगे ना, एक कर्व होता है क्रिएट बोट शेप का, वो इसी के कारण होता है। और इसमें ये पैर में देखिए क्लियर दिख रहा है कि ये किस किस तरह के बोन से, ये जो दिख रहा है ये पैर वाला पोर्शन है, कि ये जो टॉर्सल्स हैं ये किस किस कौन कौन सी बोन से मिलके बनते हैं, क्योंकि उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है। तो ये टॉर्सल हो गया, ये जो कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, फिर ये जो वाइट है ये मेटाटॉर्सल हो गया, और ये जो फिंगर्स टोज जिसको हम कह सकते हैं फैलेंजेस। इसमें देखिए एकदम आपको क्लियर दिख रहा है, जितना ये पर्पल वाला है हिस्सा ये कार्पसल है। बार बार पिक्चर मैंने इसलिए लिए कि आप लोग को क्लियर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये जितना येलो है ये मेटाकार्पसल्स है, फिर उसके बाद में ये फैलेंजियस है। ये पिक्चर हैंड का है ना, ये लेग का नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेग में यहाँ कार्पसल्स की जगह टॉर्सल्स होते हैं, ठीक है, तो ये हैंड का है। अब हम आते हैं ज्वाइंट पर। ज्वाइंट नेक्स्ट क्लास में लेके ज्यादा हो रहा हो तो, है ना। ठीक है, तो ये स्केलेटन सिस्टम हमने आज खत्म किया है, और चूंकि इसमें वही बोन्स हमने पढ़ी हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और जिनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब आप लोगों को अपनी कोई बात कहनी हो तो हैंड रेस कर लें, जिससे एक एक करके ही हो पाए। क्या बात है, सबके चेहरे बड़े मुस्कुराते हुए हैं, आज का बड़ा इजी था क्या? हाँ पर्णिका जी बोले। मैम जैसे आपने पैर में नी जॉइंट्स पटेला बताया, वैसे हैंड में एल्बो का जॉइंट है क्या? वो रेडियस अल्ना 2 जाती है ह्यूमरस के बाद, और एल्बो हाँ का एल्बो ज्वाइंट है उसका, वो भी जब हम ज्वाइंट वगैरह पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल आएगा। ठीक। मैम एक और आपने 2 वर्ड्स बताए, जैसे होम्योस्टेसिस स्टेटिसिस का इक्विलिब्रियम मतलब है, और एक होम्यो हेमाटो हाँ देखिए, जहाँ भी हेमाटो वर्ड आता है वो मतलब आरबीसी या ब्लड से रिलेटेड है वो चीज।
अच्छा ठीक वो है, तो वो वर्ड किसके लिए है कि जो रेड बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती है, वो उसके लिए। चेलना जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जी ने। हाँ, अगले हफ्ते मैं रहूंगी नहीं मैम, स्वास्थ्य शिविर में जा रही हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई अच्छी चीज के लिए। तो मैम नेक्स्ट क्लास मैं भी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, अगर कल पॉसिबल हो तो शिफ्ट। नहीं, देखिए एक के लिए सभी का शिफ्ट नहीं कर हाँ सकते, मतलब क्योंकि मेरे भी पॉसिबल हो शिफ्ट। तो बस नेक्स्ट क्लास नहीं कर। कोई बात नहीं, कल क्लास तो फिर बाद में आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिश करिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी ना कि यदि अभी की क्लासेस में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो 100% जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तब या तो आप लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा, या आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अगर हमको किचन में कुछ बनाना है, दीप्ति जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। अगर हमको किचन में मान लीजिए सब्जी भी बनानी है तो आपको ये तो मालूम करना ही पड़ेगा ना कि कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सा मसाला डालेंगे तो क्या टेस्ट क्या फ्लेवर डेवलप होगा। बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं कि आप कुछ भी काम कर पाए। तो ये टफ जरूर है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना इजी हो सके उतना इजी वे में बताऊं। लेकिन जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक आगे थेरेपी करना वैसे ही है कि किसी ने इंग्रेडिएंट्स निकाल के दे दिए कि ये मिक्स कर देना ये बन जाएगा, तो हम भी सोचेंगे हाँ ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है लेकिन थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो बिल्कुल होगा। रितु जी। मैम 2 क्वेश्चन तो पिछली बार की क्लास के हैं। जैसे आपने लेटरल और मीडियल बताया था, तो आपकी पहले वाली वीडियो में मैंने देखा तो वहां पर आपने इंटरमीडिएट भी बताया हुआ है। हाँ, उसका ज्यादा यूज नहीं होता। इंटरमीडिएट का सिंपल सा मतलब होता है कि दो ऑर्गन के बीच में कोई एक चीज, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। और एक आपने जैसे प्लांटर बताया, पैर के जो हमारा तलवा होता है वो प्लांटर कहलाता है। तो ये हाथ का पामर पामर। पामर कहलाता है। बिल्कुल, ये चीज जैसे आपने ये पैर है सपोज, इसके अंगूठे को बाहर की तरफ खींचा तो ये प्लेंटर फ्लेक्सॉन हो गया। अंदर की तरफ खींचा तो प्लेंटर डॉसी हो गया। ऐसे ही पामर, ऐसा पोर्शन आपने रखा तो ये प्रॉन हो गया। ऐसा किया तो ये सुपाइन हो गया। तो ये पामर की पोजीशन। मैम एक जैसे ये बोन मैरो हम कहते हैं, सुनते ही है हम लोग सब, ये मेन होता क्या है? ये ब्लड के अंदर ही होता है? नहीं, ये बोन के अंदर है। बोन के अंदर। देखिए आपने कोई भी ऐसी पुरानी पड़ी हड्डी देखी होंगी अगर, तो या नहीं तो बांस तो सभी ने देखा होगा सूखा हुआ। तो जब तक बांस हरा रहता ना तो उसके अंदर ऐसा ट्यूब शेप स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो भी एक कोई मटेरियल से भरा होता है, लेकिन जब वो सूखता है ना तो एक लंबी ऐसे नली के जैसे शेप हो जाता है उसका। तो ऐसे ही बोन का है। तो जो बोन के बीच की जो कैविटी या ट्यूब होती है उसमें बोन मैरो दोनों तरह के होते हैं। फिर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो सारी उनसे होके जाती हैं। ठीक है, तो ये जो बोन मैरो होता है, जिसे बताया था कि ये दो तरह का होता है। जो हेड पे होता है वो रेड होता है, और जो बाकी कंप्लीट बॉडी में होता है वो येलो होता है। तो येलो से फैट बनता है, और जो रेड बोन मैरो होता है वो जो ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जो कि ब्लड के मेन कंटेंट है, वो वहां से बनते हैं। ठीक है, तो ये बोन के हेड के अंदर पाए मैम जाते जैसे प्लेटलेट्स भी येलो होता है और यहाँ पर हमने बोन मैरो भी येलो लिया, ये दोनों चीजें फिर अलग अलग है? हैं। एक्चुअली कलर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उन्होंने शायद वो दिखता उस कलर का होगा इसलिए ऐसा ले लिया है ना। क्योंकि वो तो जो चीज बनाते हैं, अब जैसे बोन जब बनती तो वो वाइट ही बनेंगी। मसल्स बनेंगी तो मसल्स दो टाइप की बनती है, कुछ रेडिश होती हैं, कुछ वाइट होती हैं, कुछ ग्रेइश होती हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी जो बनाई है ना, वो मतलब उसके जितना अच्छा कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं।
कि जैसे अभी हम चाहे सुपर कंप्यूटर की बात करें या कुछ भी, लेकिन उतना सटीक, जिसको बोलते हैं ना कि 100% एक्यूरेसी है, वो ह्यूमन बॉडी में है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस एक्यूरेसी के लिए वेट ही नहीं करते, है ना। जैसे जितने भी केमिकल होते हैं वो सारे हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है, और जो भी हम टैबलेट या मेडिसिन लेते हैं, तो कोई भी यदि हम टैबलेट मेडिसिन या इंजेक्शन लेते हैं तो वो भी क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है केमिकल्स का पर्टिकुलर रेशियो में, ठीक है। मैम आज थोड़ा सा इजी इसलिए रहा, वैसे तो मुश्किल ही था, लेकिन क्योंकि आप वर्टिब्रा वगैरह हम फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, वो चीजें इसलिए समझ आ गई स्पाइन का। देखिए वही मैं बोलती कि बार 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 जितना आप सुनेंगे ना, वो फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो बनता है। फर्स्ट टाइम हमेशा सभी के लिए है। जैसे अभी मान लीजिए मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं यदि जैन दर्शन पढ़ूं तो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, तो वो मुझे टफ लगेगा। आप लोग में से जो जैन दर्शन पढ़ते हैं उनको लगा कि क्या ये तो बिल्कुल इजी है। तो नई टर्मिनोलॉजी जब भी हम जाते हैं, और चूंकि हमारी एज तक ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है, जैसे छोटा बच्चा होता है लगभग 4-5 साल तक, उसकी 10,000 वर्ड तक वो नए ग्रास्प कर सकता है, हमारी थोड़ी ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है, तो हम थोड़ा कम चीजें फिर ले पाते हैं। तो वो, लेकिन जब कोई चीज को बार 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 हम सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाता मैम हमने इम्यून सिस्टम में पढ़ा था, ऑर्गन बोन मैरो होता है, तो इसमें इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उस सिस्टम में आता है ना, इम्यून सिस्टम में। है। रिपीट कीजिए इम्यून एक्चुअली। सिस्टम में हमने ऑर्गन्स पढ़े थे, बोन मैरो, अपेंडिक्स, तो ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, और आरबीसी। प्रोटेक्ट तो ठीक है, इससे डब्ल्यूबीसी बनती है ना। हाँ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूसी। मेन इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट है। वो डब्ल्यूबीसी ही तो होती है कि जो ढूंढती कि हाँ कौन कौन सी दुश्मन सेल है, हटाओ इसको, एंटीबॉडीज क्लियर क्रिएट करते करो। हैं। तो वही है मेन, तो इसीलिए उसको इम्यून सिस्टम में डाला जय जिनेन्द्र। गया। जैसे L4 या L5 जैसे उनको सिलेबस की प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये मतलब पूरा लाइफ टाइम ही वो उनके साथ चलता रहता है, या वो टाइम के साथ ठीक भी हो जाती है? देखिए बोन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, खासकर मिस अलाइनमेंट से, क्योंकि जो L4 L5 है ये मिस अलाइनमेंट है ना बोन का। इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि वो कितनी उसकी अभी फ्रिक्वेंसी है, किस तरह से बढ़ रही है ना। फिर उसका बॉडी फिजिक क्या है उसका, पेशेंट का। मान लीजिए उसकी टमी बहुत ज्यादा निकली हुई है, तो L4 L5 तो बढ़ती ही जाएगी, कैसे वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज देखनी पड़ेंगी, और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनको हम एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए L4 और L5 बिल्कुल शुरुआत ही हुई है ना, तो हम उसको कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज आसन होते हैं जिनसे उनको काफी कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन कई अगर मान लीजिए उसका जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत अधिक हो गया है, तो नहीं भी पॉसिबल है कि नहीं। तो ये सारी, चूंकि डॉक्टर क्या डायग्नोसिस करता है उसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है। हम अपने से नहीं कर सकते कि कोई भी यदि हमारे पास आया बोले हमारे कमर दर्द करती है, L4 L5 में प्रॉब्लम बताइए, तो हम बोले चलो आ जाओ हमारे पास, वो गलत है। उसके लिए आपको सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास भेजिए, उसकी MRI, उसकी जो भी रिपोर्ट है वो मंगवाइए, वो देखिए पहले, क्योंकि हमारी वर्टिब्रा क्या ऐसे एक के ऊपर एक है लगी हुई, है ना। अब वो तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, अंदर भी दब सकती है, इधर भी हो सकती है। अब सपोज वो इस साइड है और आप उसको इसी साइड बेंडिंग के और करा दो, तो फाइनली क्या होने वाला है कि वो और खसकते ही नीचे आ जाएगी, तो आपने तो केस बिगाड़ दिया। तो जो स्पाइन से रिलेटेड केस होते हैं वो बहुत ही उनमें सावधानी की जरूरत होती है, और बहुत उनको केयरफुल ट्रीट करना पड़ता है।
अभी रिसेंटली केस आया हमारी नोन में, मतलब एक बच्चा है 20 इयर्स का ही होगा अराउंड। तो उसको जैसे पीछे वही बैक की प्रॉब्लम है, मतलब स्लिप डिस्क नहीं है उसको। जो L4 और L5 के बीच में जो एक फ्लूइड होता है, वहां से वो फ्लूइड निकल के कैसे क्या आ गया और वहां से उसकी नस दब गई। तो डॉक्टर ने उसको सर्जरी के लिए बोला। तो क्या हम इस स्टेज में हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए, या हम इसको भी इससे योग से ठीक कर सकते हैं? देखिए, जैसे आप जो केस बता रहे हैं, ये केस आजकल कॉमन है और ये हम्म, यंग जनरेशन को ही ज्यादा होता है, हाँ हाँ। क्योंकि गलत पोजीशन में बैठ के लगातार लैपटॉप और मोबाइल वगैरह ऑपरेट करना। हम्म। तो ये डिपेंड करेगा उसकी रिपोर्ट पर। ओके। अगर मान लीजिए वो इतना बिगड़ चुका है केस कि उसका ऑप्शन ही नहीं है ना, अदरवाइज सर्जरी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो भी खासकर स्पाइन की। मतलब जब बिल्कुल ऐसा है कि अब जीने के लिए सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब आपको सर्जरी पे जाना चाहिए। मैं हमेशा ओके। अपने पेशेंट को यही सलाह देती कि जब तक आप बिना सर्जरी के और आप चला पा रहे हैं तब तक चलाइए। तो उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग। ओके। स्विमिंग स्पाइन वालों के लिए सब, और आजकल तो स्विमिंग थेरेपी भी शुरू हो गई है, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं जिसको। तो बहुत सारी जगह ये शुरू हो गई है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई जर्क नहीं लगता है स्विमिंग। तो वो ट्राई करके देखें। ठीक। श्वेता जी। मैम, जैसे जो फ्लूइड जॉइंट्स के बीच में होता है, तो वो कम हो जाता है या खत्म हो रहा है, तो वो मतलब योग से हम फिर से वो बन सकता है क्या, जिससे मतलब वो कंडीशन हम रिवर्स हो सकती है क्या फिर? मोस्टली योग से नहीं बनता है, क्योंकि वो हाइड्रेट से रिलेटेड है। तो उसमें ज्यादातर जैसे आप नारियल पानी बहुत पीजिए और अपने आप को हाइड्रेट बहुत अच्छे से रखिए। फिर उसके कुछ शैशे आते हैं जो डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं, वो शैशे आप लीजिए, तो उससे काफी वो रिकवर हो जाता है। प्लस कुछ ऑयल के जो होते हैं, कुछ ऑयल मसाजेस वो भी होते हैं, जैसे नेचुरोपैथी में वो एक ऑयल थेरेपी होती है ना, मुझे जैसे शिरोधारा होती है ना, ऐसे बॉडी के और भी जगह की होती है। हाँ, वो ऑयल मतलब वो कुछ हाँ, करके ऑयल ऑयल भर भर देते देते हैं हैं। उसमें, है ना, हाँ। उसको मसाज अपन नहीं बोल सकते वर्ड, ऐसा कुछ हम्म। ऐसा आटे वगैरह से वो पूरा। आटे से वो बनाते हैं और फिर हाँ, थेरेपी देते तो हैं उसमें। उन सब में वो भी फायदा करती है। मतलब ये रिवर्सिबल है, और मतलब अगर इंसान हम ध्यान रखें तो उसको हम वापस कर कर सकते हैं। सकते हैं, हाँ, क्योर कर सकते हैं। चिल्ला जी। हाँ मैम, मैं बोल रही थी ना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जैसे किसी के बोन मैरो में खराबी आ गई, मतलब उसमें खराबी आ जाती है क्या बोन मैरो में, तो वो WBC RBC प्लेटलेट्स वो सही प्रकार से नहीं बना पाता, ऐसा ही होता होगा ना? तो फिर किसी की बॉडी से बोन मैरो लेकर के ट्रांसप्लांट किया जाता है ऐसा? बिल्कुल। जो ब्लड कैंसर होता है, जिसको कई लोगों को हो जाता है, तो उसमें यही होता है कि जो बोन मैरो है उससे RBC WBC बनना बंद हो जाती है। जो ऐसा एक वर्ड यूज करते हैं ना कि ब्लड पानी बनता जा रहा है कई बार, तो उसमें फिर वो जो मैच करते हैं, तो फिर उस बोन मेरो को ही ट्रांसप्लांट करते हैं, नया बोन मेरो डालते हैं, जिससे वो प्रॉपर RBC WBC को बनाना, प्रोड्यूस करने लगता है, और उसको ब्लड। तो मैम जिस बॉडी से बोन मैरो लिया जा रहा है, तो उसकी बॉडी में सफिशियंट होता है? तो वो दोबारा बना लेती है बॉडी। अच्छा, दोबारा बना जैसे लेते ब्लड डोनेशन करते हैं ना, हैं। तो 5 से 10 घंटे के बीच में वो फिर से उतना ब्लड बन जाता है। ऐसे भी बोन मेरो का ही है। हमारी बॉडी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो स्थायी रहती है। साइंटिस्ट के हिसाब से यदि हम देखें, तो लगभग 11 महीने में हमारी पूरी बॉडी बदल जाती है। जैसे आपकी अपर लेयर ये है, हर 24 घंटे में एक लेयर सेल झड़ रही है, उसके ऊपर नई आ जा रही है। आप ही लोग अपन यूज करते हैं, डेड सेल निकल जाएंगी। तो वो क्या है, तो पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो 11 महीने
में कंप्लीट नई बन जाती है, उसके पास पुरानी सेल्स कोई भी नहीं रहती। तो जो ह्यूमन बॉडी वही है कि लगातार बनती जा रही है, मिटती जा रही है, क्योंकि वो पुरानी सेल्स हैं, वो मरती जाएंगी और नई जन्म लेती जाएंगी। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जिस पल से जन्म लेता है उस समय से निरंतर मरने भी लगता है व्यक्ति, क्योंकि ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। और कैंसर किसका नाम है? जिस जगह की भी सेल मरना भूल गई, सिर्फ जन्म हो रहा है, तो कैंसर हो गया। तो ये प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में लगातार चलती रहती है। चलो, आई थिंक सभी के हो गए क्वेश्चन। मैम ऐसा बोलते हैं ना